जहां एक तरफ अफ्रीका के सफेद सोने को लूट रहा है चीन और नाइजीरिया में इसके पोल खुल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ क्या है डेलिया मिसाइल, जिसने अब भारत के साथ मिलकर एक बड़ा हंगामा रच दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं, ये जो देश है यह है नाइजीरिया। नाइजीरिया की सरकार अवैध खनन पर नकेल कस रही है। अप्रैल के बाद से सफेद सोने के नाम से मशहूर खनिज लिथियम की चोरी के आरोप में बिना लाइसेंस वाले दर्जनों खनिकों की गिरफ्तारियां की गई है। हालिया गिरफ्तारियां तब हुई है जब नाइजीरिया अपने महत्वपूर्ण खनिजों के खनन कार्यों को विनियमित करने, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और अपने खनिज संसाधनों से बेहतर लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए कोयला, तेल और गैस से हटकर नवीनीकरणीय ऊर्जा और बैटरी की ओर बदलाव ने लिथियम, टीन और अन्य खनिजों की वैश्विक मांग को बढ़ा दिया है। नाइजीरिया के उभरते उद्योग में अवैध खदानें आम बात हैं, क्योंकि नियामक अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार आम है और खनिज भंडार न्यूनतम सरकारी उपस्थिति वाले दूर दराज के इलाकों में स्थित है। अधिकारियों का कहना है अभी लिथियम, टीन और अन्य खनिजों की दुनिया भर में मांग बढ़ चुकी है और नाइजीरिया में इस तरीके की चीजें आम बात है और भ्रष्टाचार आम है। खनिज भंडार एकदम से अलग अलग दूर दराज इलाकों में स्थित है, इसलिए चोरी होना आसान हो जाता है और इसके लिए ना कई मिलिशिया ग्रुप को भी एकत्रित कर लिया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजार जो कभी कृषि उपज बेचने के लिए जाना जाता था, अब दुर्गम क्षेत्रों में खनन किए गए लिथियम के अवैध व्यापार का केंद्र बन गया है। राज्य सरकार और स्थानीय लोगों के अनुसार 3 दिन के ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप 2 चीनी नागरिकों, स्थानीय श्रमिकों और खनिज व्यापारियों सहित 32 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। भारी मात्रा में लिथियम भी जब्त किया गया है। किसी समुदाय के नेता जिमोहा बायुकू ने कहा है कि पिछले सालों में चीनी नागरिकों द्वारा झाड़ियों में छिपाए गए दूर दराज के स्थानों पर खनिज की गुप्त खोज की गई। उन्होंने कहा कि समुदाय आमतौर पर अवैध खनन के बाद होने वाली असुरक्षा को लेकर विशेष रूप से चिंतित था और इसलिए इसने राज्य सरकार को सूचना दी है। वैश्विक ईवी आपूर्ति श्रृंखला में चीन प्रमुख खिलाड़ी है, जिसमें नाइजीरिया भी शामिल है। यहाँ चीन के स्वामित्व वाली कंपनियां देश भर में खनन कार्यों में काम करने के लिए संघर्षों और तेजी से मरुस्थलीकरण से तबाह नाइजीरिया के सुदूर उत्तर को छोड़कर ज्यादा कमजोर लोगों को रोजगार देती है। चीन के नागरिक और कंपनियां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली प्रथाओं, शोषणकारी श्रम और अवैध खनन के लिए अक्सर सुर्खियों में रहती है। 2 महीनों में चीनी नागरिकों के जुड़े अवैध खनन के कम से कम 3 मामले सामने आए हैं। राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने देश के उत्तर में बिगड़ते संघर्षों के लिए बार बार अवैध खनन को दोषी ठहराया है और समस्या को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद मांगी है, जो सशस्त्र समूहों को खुद को बनाए रखने और हथियारों से लैस करने के लिए आवश्यक आय प्रदान करता है। अबुजा में चीनी दूतावास ने गिरफ्तारियों और अवैध संचालन के दावों पर टिप्पणी के लिए अनुरोध का जवाब नहीं दिया, लेकिन पिछले साल द टाइम्स ऑफ लंदन की एक रिपोर्ट के बाद एक बयान में दूतावास ने कहा कि चीनी खनिक आतंकवादियों को पहुंच के लिए रिश्वत दे रहे हैं। दूतावास ने कहा कि उसने नाइजीरिया में चीनी कंपनियों और नागरिकों को नाइजीरिया के कानून और नियमों का पालन करने के लिए हमेशा से प्रोत्साहित किया है, आग्रह किया है। नाइजीरिया अफ्रीका में लिथियम के एक नए स्रोत के रूप में उभर रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चिली जैसे दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक दुनिया भर में बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं। अमेका ओकोरो, जिनकी लागोस स्थित एसबीएम इंटेलिजेंस फर्म ने उत्तरी नाइजीरिया में अवैध खनन और आतंकवाद के वित्त पोषण पर शोध किया है, उनका कहना है कि नाइजीरिया के खनन क्षेत्र में अवैध गतिविधियां पनपती है, जिससे सरकार को उचित राजस्व नहीं मिलता है और संघर्ष और जलवायु परिवर्तन, ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोकल इस तरीके से तैयार हो गए हैं जो नाइजीरिया के लिए सबसे
बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। आपको बता दें, नाइजीरिया में अभी एक और कांड हुआ है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। नाइजीरिया में एक ग्रुप है बोको हरम, इसका नाम आपने सुना होगा। इसने करीब 10 लोगों को मार दिया है और 160 लोगों को ये साथ में पकड़ कर ले गए हैं। नाइजर नाम की एक जगह है। इस जगह में एक गांव में ये चीजें हुई हैं। इन्होंने यहाँ पर एक खास समुदाय के साथ इस तरीके से किया है। कहा जा रहा है कि ये जो इतने बड़े लेवल पर उठा कर ले गए हैं, ये बड़ा हंगामा भी क्रिएट हो रहा है नाइजीरिया में। बोको हरम या इसके जैसे संगठन ये किस काम में आते हैं, तो ये इसी तरीके के अवैध खनन के काम में आते हैं। नाइजीरिया के लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मैंने पहले भी कहा है कि अफ्रीका का ये रीजन है तो बहुत पैसे वाला रीजन, लेकिन यहाँ के लोग ही इसे डुबो रहे हैं और दूसरा इसमें किसी का हाथ नहीं है। और ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। सरकार भ्रष्टाचार ये एकदम से भरा पड़ा है। ऐसे में ये सारी चीजें और आसान हो जा रही हैं चाइना जैसे देशों के लिए। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं, जिस वीडियो में ये दिखाया गया है कि कैसे एक पूरा का पूरा फ्रंट लाइन तबाह हो रहा है। और जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, उस मिसाइल का नाम है डेलिया। और ये बनाया किसने है? ये बनाया है इजराइल के द्वारा। आपको आइस ब्रेकर याद होगा, ये आइस ब्रेकर का पहले वाला वर्जन है। ये कुछ आइस ब्रेकर को लेकर, जैसे ये भी एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है और ये क्या करता है, ये टारगेट को भांपता है और भांपने के बाद टारगेट में जाकर फ्रंट लाइन को तबाह करना, यही इसका मुख्य लक्ष्य होता है। इजराइल की इंडस्ट्री ने इसका पूरा एक वीडियो रिलीज किया था और इन्होंने बताया था कि किस तरीके से फाइटर जेट डेलिया के लिए भी काम करेंगे। जिस तरीके से ये आइस ब्रेकर को देख रहे हैं आप, डेलिया भी कुछ इसी तरीके से इस्तेमाल होता है और इसका काम ही है कि फ्रंट लाइन में ये जाएगा और अगर बदल दिया गया है रास्ता, तो ये भी अपना रास्ता बदल देगा, लाइव इंफॉर्मेशन देगा और डेटा लिंक कम्युनिकेशन होगा। और बंकर हो गए या फिर स्टोरेज हो गए, इनको तबाह करने के काम में ये बड़ी आसानी से आ सकता है। ये स्क्रीन में दिखाया गया है कि किस तरीके से रडार को तबाह करना हो, युद्ध पोतों को तबाह करना हो, इन सब के काम में ये बहुत ही अच्छे तरीके से निपुण है। लेकिन इजराइल के इस हथियार की चर्चा हम लोग आज क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे कारण ये है कि इस मिसाइल को लेकर चर्चा हो रही है कि भारत के सुखोई विमानों में, मिग विमानों में इसका इस्तेमाल किया जाए। इसकी सबसे बड़ी खासियत है, रेंज तो है 250 किलोमीटर, लेकिन कितना भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो, ये उस मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर टारगेट के रूप में फीड कर लेता है तो उसे मार कर गिराना इसके लिए आसान हो जाता है। यही वजह है कि भारत भी अपनी वायुसेना में इस मिसाइल को जोड़कर अपनी वायुसेना की ताकत को बढ़ाना चाह रहा है। वैसे भारत हाल फिलहाल में कई और भी चीजें कर रहा है, जैसे कि इजराइल के साथ मिलकर लेजर बीम वाले हथियारों का निर्माण करना, और अब ये। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।